गुड मॉर्निंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर आप सभी का स्वागत करते हुए बच्चों सारे 12th के बच्चे आज एकदम कंप्लीटली ध्यान देंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं आज आप लोगों को। और वो कॉन्सेप्ट किसका होगा? पहले कॉन्सेप्ट होगा फ्रीजिंग पॉइंट का, और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज का जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड का, वो क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने बहुत अच्छी चीज लिखी है इसके बारे में। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? घटना। वैसे भी कहते हैं यार तो डिप्रेशन में चला गया क्या, नहीं क्या बोलते हैं हम लोग अपने दोस्तों को, बोलते हैं ना, अरे यार डिप्रेशन में जा रहा है। तो डिप्रेशन मतलब क्या है कि उसका कॉन्फिडेंस घट रहा है। बातें समझ में आ रही है? डिप्रेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, एक ही मतलब होता है घटना। जो घटा होगा ना उसकी बात करेंगे। ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जनरली बच्चों कंसेप्ट में होता है कि जिस टेम्परेचर पर कोई चीज फ्रीज कर जाए, लेकिन एक्चुअल में उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, आज हम उसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि एक्चुअल में आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो देखिए मैंने बहुत ही खूबसूरत डिफिनेशन यहां पर दी है बच्चों। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो लिक्विड फेज है उसका जो वेपर प्रेशर है उसी सब्सटेंस के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर पर हो जाए, उसी टेम्परेचर उसका हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अभी सोचने वाली बात है। एक्चुअल में अगर आप देखिएगा तो जो आपका लिक्विड और सॉलिड है, आप लोग पढ़े थे 11th क्लासेस में फिजिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड और सॉलिड के बीच में भी इक्विलिब्रियम आपको शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अब इसी शब्द को हम लोग समझेंगे भाई कि कैसे ये किसी भी सब्सटेंस का जो सॉलिड फेज है उसका वेपर प्रेशर उसके लिक्विड फेज के बराबर हो जाएगा। किस तरह से होगा उसके बारे में भी देखेंगे, और उसका वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के साथ ही उसका क्या रिलेशन है। उन सारी चीजों की चर्चा आज हम करेंगे। और आज जो है पूरी परत आपकी उठाने वाले हैं किससे? फ्रीजिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहली बात क्या है, हमको क्या देखना है कि किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर को उसके लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करना है, और वही टेम्परेचर उस मटेरियल के लिए, उस सब्सटेंस के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो चलिए ग्राफिकली इसको हम लोग समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना भी है। जिससे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को समझे थे वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट को भी समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए ये एक्स एक्सिस बना दिए और ये आपका मैंने वाई एक्सिस बनाया, क्लियर है। और इस वाई एक्सिस पर हम लोग क्या ले रहे हैं? वेपर प्रेशर को ले रहे हैं, ठीक है। समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो आपका एक्स एक्सिस है इस पर हम लोग टेम्परेचर को ले लेते हैं, थोड़ा समझेंगे भी हम लोग ध्यान से। ये टेम्परेचर को ले लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कोई लिक्विड है, सपोज कर लीजिए कोई लिक्विड है और उसका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो उसका वेपर प्रेशर यहां पर, इस पॉइंट पर ये वेपर प्रेशर है। मैंने क्या किया? कोई लिक्विड की बात, मतलब ये किसी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर हो गया। मान लीजिए ये कोई लिक्विड है और ये कोई सब्सटेंस है, उसका ये लिक्विड फेज है, उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि वो सब्सटेंस जो है आपका एक्स है, ये सब्सटेंस एक्स है, और इस एक्स सब्सटेंस का जो है ये आपका लिक्विड फेज है। बातें समझ में आ गई? अब इसी एक्स सब्सटेंस का सॉलिडिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो जनरली आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कोई भी लिक्विड अपने सॉलिड फेज में आता है तो क्या करना पड़ता है? जनरली हमको टेम्परेचर को घटाना पड़ता है। मतलब उसके वेपर प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में कैसा रिलेशन होता है आपको तो पता है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली वेरी करता है आपको टेम्परेचर का, ध्यान समझना है। अब इसी सब्सटेंस का जो मान लीजिए कि सॉलिडिफिकेशन करवा रहे हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, तो ये इस तरह का प्लॉट आएगा सॉलिड का। क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को घटाएंगे आपका जो वेपर, देखिए जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर ये है, यहाँ कुछ डिग्री है, तो देखिए फिर टेम्परेचर ये डिग्री है, ये टेम्परेचर ये डिग्री है। मतलब पहले वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, उसके बाद वेपर प्रेशर कम हुआ, देखिए धीरे धीरे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? इसका घटते जा रहा है ना।
तो ये जो अभी स्टेट बताए हैं, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है आपका। 3 बातें करेंगे अभी हम लोग, है ना, उस स्टेट के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो ये जो स्टेट अभी हमने आपको बताया है, ये अभी बता रहे हैं कि इसी लिक्विड सब्सटेंस एक्स का जो है ये सॉलिड फेज का स्टेट होगा, जो अभी आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको, सॉलिड फेज का स्टेट होगा, समझना है। ये इसके सॉलिड फेज का स्टेट, ये सॉलिड फेज का स्टेट, ये सॉलिड फेज है। किसका सॉलिड फेज है भाई? ये जो सॉलिड फेज है, ये सॉलिड फेज किसका है? इसी सब्सटेंस एक्स का। इस सब्सटेंस एक्स का हम इंडिविजुअली जब सॉलिडिफिकेशन करवाते हैं, सॉलिड फेज ये है, इसी सब्सटेंस एक्स का ही ये सॉलिड फेज है। थोड़ा समझना है। अब देखिए क्या करना है कि दैट मीन्स कि ये जो सॉलिडिफिकेशन के लिए जो वेपर प्रेशर में, मतलब कि ये जो टेम्परेचर दिखा रहा है ना, ये सॉलिड फेज का है। ये जो भी आपको ये प्लॉट दिखाई दे रहा है, इसके सॉलिड फेज का है। अब इसके लिक्विड फेज को सॉलिड फेज के बराबर करिए, थोड़ा सा बढ़िए। देखिए तो सॉलिड फेज को कहाँ पर टच कर रहा है? इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले देखिए, पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर कितना था? इसका वेपर प्रेशर ये था ना। और अभी जो नया वाला वेपर प्रेशर हो गया इसी लिक्विड का, ये हो गया जहां पर इसने सॉलिडिफिकेशन को प्राप्त कर लिया। और ये एक ऐसा केस हुआ जहां पर कि आपका जो है वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड फेज है, ध्यान से समझेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज ये बराबर हो रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। सॉलिड फेज किसका भाई? ऑफ सब्सटेंस एक्स का। ये सब्सटेंस एक्स जो है उसका, ध्यान समझिएगा। तो इस समय में जो टेम्परेचर है उसका रीडिंग हम लोग देख लेते हैं भाई। तो इसके टेम्परेचर का रीडिंग जब टेम्परेचर एक्सिस को मिला रहे हैं, तो ये टेम्परेचर एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रहा है, इस पॉइंट पर काटा, जहां देखिए बोल्ड लाइन मैंने दे दिया। तो यह जो टेम्परेचर हुआ, इसी को क्या कहेंगे? इस लिक्विड का हम लोग क्या कह देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कह देंगे। क्यों भाई? क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो इस लिक्विड का है, सब्सटेंस एक्स का जो लिक्विड फेज है, उसका जो वेपर प्रेशर है उसके सॉलिड फेज के बराबर हो गया। थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां देख लीजिए, ये इसके सॉलिड फेज का था, इसके बराबर हो गया। ये वाला जो है येलो वाला जिसको कर रहे हैं, पूरा और बोल्ड कर देते हैं, समझना अच्छे से। ये वेपर प्रेशर देखिए। तो यह जो टेम्परेचर हुआ जहां पर क्या हो गया? वेपर फेज, इसी सब्सटेंस एक्स के वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज के क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसका हम लोग क्या कह देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। आपने क्या देखा कि भाई जो वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट करिलेशन होता है। तो लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो आपका सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से थोड़ा कम भी दिखाई दे रहा हो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक जो हो गया ये लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है। ये जो वेपर प्रेशर का रीडिंग देख रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये लिक्विड फेज का है। और यहां से यहां तक जो देख पा रहे हैं ये आपको सॉलिड फेज का था। और इस केसेस में क्या हो गया कि वेपर प्रेशर जो है सॉलिड का और लिक्विड का दोनों के लिए, क्योंकि ये तो सॉलिड के लिए था, सॉलिड के लिए था और लिक्विड दोनों के लिए क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो इसी टेम्परेचर को जहां पर कि सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है किसी भी मटेरियल के, लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब ये बात उठती है कि सर जब वो सॉलिड बन जाएगा तो फिर वेपर कैसे बनेगा? मेरे बंधु, जब आप कभी भी रेफ्रिजरेटर को ऑन करिएगा तो देखिएगा जो भी आइस होता है, जब कभी भी देखेंगे ध्यान से थोड़ा समझिएगा, तो वह देखिए कुछ ना कुछ वेपर का फॉर्म उसके ऊपर में रहता है। तो एक ही बार में कोई भी लिक्विड सॉलिड स्टेट में नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। तो जैसे ही उसका फ्रीजिंग स्टार्ट होगा, मतलब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, उसी समय का हम लोग वेपर प्रेशर मेजरमेंट कर लेंगे और वही वेपर प्रेशर जो है उसके लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा और जिस टेम्परेचर पर होगा वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इसको अच्छे से देखते भाई, हमको देखना किसके लिए है? क्योंकि ये जो है ऑलरेडी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो किसके लिए देखना पड़ता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको भी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए क्या करते हैं यहां पर, इसको प्लॉट से समझते हैं। प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर वर्सेस क्या करेंगे हम लोग? फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे। ये देखेंगे
वेपर प्रेशर वर्सेस क्या देखना है, फ्रीजिंग पॉइंट देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, थोड़ा समझेंगे भी इसको, वेपर प्रेशर वर्सेस फ्रीजिंग पॉइंट का प्लॉट कैसा आएगा, है ना, ये समझिएगा। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ इसमें बनाने वाले हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा समझना है, पूरी अच्छे से इसको समझ लेना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये यहां पर आपका वाई एक्सिस हो गया। चलिए अब देखिए, ये जीरो का है पॉइंट है, समझना है इस बात को। यहाँ पर टेम्परेचर एक्सिस इसको हम लोग कह रहे हैं, मतलब ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो है वाई एक्सिस ये आपके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे भी आप समझ रहे हैं, जीरो से ऊपर जाएंगे मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जीरो से मूव करेंगे इधर की ओर तो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, समझना इस बात को। अब हम जो कर रहे हैं थोड़ा समझिएगा, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब इस रूम टेम्परेचर पर देख लीजिए, दो बातें आएंगी आपको, रूम टेम्परेचर पर दो बातें आ रही है, समझना इस बात को। दो बातें आएंगी हमारे रूम टेम्परेचर पर, कौन कौन सी बात होगी उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर दो बातें होंगी, आपको बताए थे फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, समझिएगा बहुत आसानी से समझिएगा इसको। फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, इसके लिए क्या था भैया, जो पीएस था, मतलब कि टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट से क्या था, कम था। ये है पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पूरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये जो है पूरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेपर प्रेशर, समझिएगा ध्यान से। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम वेपर प्रेशर देखें तो सपोज कर लीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपका, ये हो गया किसके लिए, ये हो गया आपको फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए हो गया, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, तो समझना है। और इसके ऊपर ये जो पॉइंट है यहां पर, ये किसके लिए हो गया, ये आपको हो गया प्योर सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए हो गया, ये क्या है भैया, ये वेपर प्रेशर है ना, तो हम लिख सकते हैं VP फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, और यहां जो हो जाएगा ये हो जाएगा VP फॉर प्योर सॉल्वेंट, VP फॉर प्योर सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। थोड़ा समझना इसको अच्छे से। अब देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें कि अब इसके लिए हम लोग सॉलिड फेज की बात करते हैं, तो सपोज कर लीजिए कोई भी लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन अगर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 25 डिग्री से नीचे, सपोज कीजिए कि ये 20 डिग्री है, मान लीजिए ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डिग्री सेंटीग्रेड में है ये सभी, तो समझना है भैया। अब मान लीजिए कि कोई लिक्विड है ना, उसका वेपर प्रेशर जो है यहां पर ये है, ये पॉइंट है, इस पर आपका वेपर प्रेशर ये पॉइंट हो गया, इस पर आपका वेपर प्रेशर ये पॉइंट हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, एकदम इंक्लाइंड प्लेन जो है, इस नेगेटिव स्लोप आपका इसमें आएगा इस तरह का। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को घटा रहे हैं, आपका वेपर प्रेशर जो है ये भी आपको डाउनवर्ड नीचे की तरफ घटते जा रहा है। बातें समझ में आ रही है ना। ये सपोज कर लीजिए कि ये जो है इसका सॉलिड फेज का हो गया, किसके कौन फेज का हो गया आपको, सॉलिड फेज का, है ना, दोनों लिक्विड के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए भी, थोड़ा समझना है। अब देखिए इसके वेपर प्रेशर का जो कर्व होगा इस तरह से होगा, इसके वेपर प्रेशर का कर्व इस तरह से होगा। तो भैया ये जो आएगा ये हो सकता है कि इस पॉइंट पर आकर के इसको कट करें, इस पॉइंट पर, यहां पर जो है आपका प्योर सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का, इस पॉइंट पर आ गया, इसको हम लोग TF नॉट कह देंगे। और यहां से जो है ये जो आपका सॉल्यूशन वाला है, चलिए इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये वाला बेचारा जो है यहां से आकर के यहां पर कट कर रहा हो, सपोज कीजिए यहां पर कट कर रहा हो, थोड़ा इस ग्राफ को थोड़ा सीधा कर देते हैं बच्चा, आराम से, थोड़ा 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। इसको यहां पर जो है ये इस तरह से कट कर रहा हो, इस पॉइंट पर कट कर रहा हो, समझना है, इस पॉइंट पर ये कट कर रहा हो, इस पॉइंट पर यहां पर कट कर रहा हो, ये सॉलिड फेज के लिए था। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहां पर कि जिस टेम्परेचर पर दोनों का, सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर आया, वो तो ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं, ये टेम्परेचर हो गया।
तो ये जो टेम्परेचर हो गया यहां पर ये वाला, इसी को हम लोग कहेंगे टीएफ। किसके लिए आया है ये वेपर प्रेशर? किसके लिए था ये जो बताए थे किसके लिए था? आपको ध्यान से देखेंगे ये किसके लिए था, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था। इसको कहेंगे टीएफ नॉट। ये हो जाएगा टीएफ और ये हो जाएगा टीएफ नॉट। ये हो जाएगा टीएफ और ये हो जाएगा आपका टीएफ नॉट। मतलब कि ये जो था आपका, ये किसके लिए था भाई? प्योर सॉल्वेंट के लिए था। और यहां पर जो हम लोग दिए हुए थे वेपर प्रेशर अब किसके लिए था? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए था, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था। तो प्योर सॉल्वेंट वाला जो है तो समझना है इस पॉइंट पर काट रहा है ये, और सॉल्यूशन वाला जो है आपको इस पॉइंट पर काट रहा है ये। आप क्या देख पा रहे हैं, इस जीरो से यहां से मात्र यहां तक, यहां से यहां तक, यही आपका टीएफ हुआ, और यहां से यहां तक जो है ये आपका टीएफ नॉट है। आपने क्या देखा कि जो आपका टीएफ है वो टीएफ नॉट से छोटा है। समझिएगा ध्यान से, टीएफ जो है टीएफ नॉट से क्या है? छोटा है। मतलब क्या हुआ कि जो प्योर लिक्विड था, जब ये अकेले था बेचारा, जब ये अकेले था, इसका वेपर प्रेशर भी क्या था? इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा था। ठीक है। और जैसे ही इसमें हम लोग प्योर सॉल्वेंट को मिला दिए थे, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया था? कम हो गया था सॉल्यूशन का। और उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ टीएफ देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक ये टीएफ है। दैट मीन्स किसी भी नॉन वोलेटाइल प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने के बाद उसका वेपर प्रेशर भी घटता है, साथ साथ उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घटता है। तो अगर हम लोग देखें तो वेपर प्रेशर और जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें ये डायरेक्ट का रिलेशन आया। वेपर प्रेशर को घटाएंगे तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा। यही चीज रिवर्स में देखे थे कि जो वेपर प्रेशर है और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इन्वर्स का रिलेशन आया था। बॉइलिंग पॉइंट उसमें इन्वर्स का रिलेशन आया था। ऐसे टी को हम जो यहाँ पर टी लिखे हुए हैं, इसको हम क्या करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ही कह देते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में ये रिलेशन, जितना वेपर प्रेशर कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये समझना है आपको। दैट मीन्स आपने क्या देखा, अगर दो चीज का कंपेरिजन कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका ज्यादा हो रहा है जिसका ऑलरेडी पहले से वेपर प्रेशर ज्यादा था, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था, और उसका कम हो रहा है जिसका वेपर प्रेशर जो है सो कम होते जा रहा है। मतलब मीन्स प्योर सॉल्यूशन ये जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन उसका कम होते जा रहा है। इसमें जो डिफरेंस आया ये डिक्रीज, मैंने कहा था ना कि चेंज है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो चेंज इन जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा तो यहां पर लिखेंगे टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये आएगा। और यही जो डेल्टा टीएफ है इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कह देते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि किसी भी चीज का जो सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो मतलब कोई भी लिक्विड अपने सॉलिड फेज में आकर के, मतलब ये नहीं समझना कि पूरा सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। जैसे ही लिक्विड है ना, वो पहला स्टेप जैसे ही सॉलिड का पकड़ेगा उस समय में उसके वेपर प्रेशर को मेजर कर लीजिए और लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर को मेजर कीजिए, तो जो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना, आप देखेंगे जिस टेम्परेचर पर वो बातें होंगे उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, और दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। क्या था वो? इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, वो था ना। तो वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। मतलब क्या था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is represented by depression in freezing point is represented by डेल्टा टीएफ, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और आपका जो डेल्टा टीएफ हो जाएगा, ये डेल्टा टीएफ ये इज इक्वल टू हो जाएगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब बातें आते इसमें दो चीज़ें हैं। यहाँ पर जो टीएफ नॉट है ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, जिसका कि वेपर प्रेशर जो है, जिसका वेपर प्रेशर जो है ये मोर होता है। सारा समझना है। और दूसरी बात जो है टीएफ जो यहाँ पर है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन
वोलाटाइल सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन ये है, जिसका कि जो वीपी है, वेपर प्रेशर, ये आपका लेस है। ध्यान समझना है, इसका जो वीपी है वो क्या आपका लेस है। क्लियर है ना। तो आपने क्या देखा कि यहां पर जो टीएफ नॉट है वो बड़ा है टीएफ से, तो वेपर प्रेशर अगर दूसरी बात में देखा जाए तो टीएफ जो है वो छोटा है टीएफ नॉट से। तो याद करने का ट्रिक क्या हुआ, अगर वेपर प्रेशर कम तो फ्रीजिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, समझना है, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चंस के रूप में ये रहेगा कि 2 लिक्विड्स हैं आपको, जिसमें एक का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ज्यादा, एक का फ्रीजिंग पॉइंट कम होकर वेपर प्रेशर कंपेयर कीजिए, वही बना सकते हैं आप लोग। अब इसमें से क्या देखना है हमको कि एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक लाइन में हो जाएगा ये भी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें डिप्रेशन जो हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट में जो घटाव हो रहा है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था बॉइलिंग पॉइंट वाला में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ये सभी टेम्परेचर से रिलेटेड बातें हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा ये डायरेक्टली वेरी कर जाएगा मोलालिटी का, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ बराबर जो करेंगे तो यहां लिख लें के एफ इंटू एम लिख देंगे। अब बातें आती है भैया ये के एफ क्या है। के एफ को कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट ये कह देंगे। इसी का दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और इसी को हम लोग कह देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये चीजें हो जाती है। तो अब देखिए यहां पर, यहां जो m है, m के बारे में पीछे ही बताए थे बॉइलिंग पॉइंट वाला में भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में m क्या है आपका, m है आपका मोलालिटी। क्या है आपका यहां पर ये मोलालिटी। और ये जो होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए जनरली बच्चों जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं मोलालिटी से ही रिलेट करके रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का मोलालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये आपको बताए थे। बॉइलिंग पॉइंट वाली जो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो वीडियो है उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, सारी चीजें उसमें भी मैंने क्लियर कर दिया था। दैट मीन्स दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस था कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करना पड़ता था, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकालना पड़ता था, और बॉइलिंग पॉइंट में मेरा क्या करना पड़ता था, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन निकालना पड़ता था। वहां पर हम लोग क्या करते थे, एक प्रेशर को फिक्स किए हुए थे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिक्स किए हुए थे। यहां फिक्सेशन की बात नहीं थी, यहां पर सॉलिड फेज को पकड़ने की बात थी कि भाई सॉलिड फेज में कब पकड़ रहा है, किस टेम्परेचर पर वो लिक्विड अपने आप को सॉलिड फेज में डाल रहा है। जैसे ही वो सॉलिड फेज में डालना शुरू किया, स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट वही टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। दैट्स ऑल, क्लियर है ना। अब देखिए क्या करना है। अब यहां पर हम लोग आगे आएंगे, उसमें क्या करेंगे भैया, उसमें हम लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेना है इसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसे कर लेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से। ठीक है, ये कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी जस्ट बताया, आपको क्या बताए थे भैया कि डेल्टा टी एफ ये बराबर होता है के एफ इंटू एम। ठीक है, अब यहां पर m क्या है, m है मोलालिटी। m जो है, m को हम लोग पढ़ रहे हैं मोलालिटी, है ना। ज्यादा इलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसको एक लाइन में हम लिख लेंगे। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि जो मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मान लेते हैं W1 ग्राम, और जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट है ये मान लेते हैं W2 ग्राम। इफ द मोलर मास
ऑफ सॉल्यूट, ये इक्वल टू मान लेते हैं m2 ग्राम पर मोल। तो इस केसेस में जो हो जाएंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, वहां पर उसके हेल्प से अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। ये कैसे निकालते हैं, गिवन मास, सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, W2 ग्राम, बटा कर देंगे मोल मास, कर देंगे ना, तो W2 बाय कितना निकल जाएगा आपका, M2 निकल जाएगा। क्लियर है, ये इतना मोल हो जाएगा। क्लियर है ना ये। अब देखिए क्या करना है भैया मेरे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम लोग क्या, कि मोलालिटी बराबर जो लिखते हैं m इजक्वल टू, जो मोलालिटी है ये इजक्वल टू लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, W2 बाय M2 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ, क्या करेंगे, सॉल्वेंट करेंगे ना, W1। क्लियर है। नाउ पुट कर दीजिए इसको, नाउ पुट m इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इसमें आके पुट कर दीजिए। उस केसेस में कितना हो जाएगा, जो डेल्टा TF है ये बराबर हो जाएगा KF इंटू, वहाँ पर क्या लिखेंगे, W2 बाय M2 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय कितना लेंगे, W1 ले लेंगे। यही M2 निकालना था तो M2 किधर ले आइए, तो बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू क्या करेंगे, W1 कर लेंगे। बातें समझ में आ गई। इससे आपने मोलर मास ऑफ क्या निकाल लिया, इससे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी आपने निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बातें आती है दो चीज की यूनिट हम आपको बताएंगे, उस पर भी ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर भी चलेंगे। आपको एक चीज मैंने बताया था, डेल्टा TB, सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं। डेल्टा TB बराबर क्या बताया था, KB इंटू M बताया था। अगर आप KB का यूनिट निकालेंगे तो KB बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा TB अब बटा M लिखेंगे। ये जो TB है ये तो टेम्परेचर है ना, तो इसके लिए केल्विन लेते हैं। और ये जो M है ये मोलालिटी है, इसको लिखते हैं मोल पर केजी। क्या लिखते हैं, मोल पर केजी, ये लिखते हैं। तो अगर हम KB का यूनिट निकालें तो हमारा क्या यूनिट निकलेगा, केल्विन, ऊपर में केजी चला जाएगा इंटू केजी, पर क्या हो जाएगा, पर मोल निकल जाएगा। तो ये यूनिट हो गया। उसी तरह से बच्चे हमको बताएंगे कि अगर हम डेल्टा TF बराबर लिखते हैं KF इंटू लिखते हैं M, तो मेरा जो KF होगा उसका यूनिट निकलेगा डेल्टा TF बटा M निकलेगा ना। डेल्टा T क्या है, केल्विन है ना भैया, टेम्परेचर है। ये हो जाएगा मोल पर केजी, तो आपको यूनिट भी निकल गया। दैट मीन्स आप यूनिट से भी पता कर सकते हैं, लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको अगर देखेंगे तो यूनिट में सिमिलर होते हैं। यूनिट से आप ये वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि क्या ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, क्या ये इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों की यूनिट जो होती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, केल्विन केजी पर मोल ही होती है। और ये इंडिकेट किया कि जो आपका ये KB है और इधर जो आपका ये KF है, ये दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है भैया, ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये दिमाग में रखने हैं, ये दोनों क्या है आपके, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। और दोनों की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है। इसकी दोनों की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इसमें से कुछ प्रश्न है, उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। प्रश्न को पकड़िएगा, दो प्रश्न है, हमारे ख्याल से बच्चे इसका जवाब भी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू लिक्विड्स X and Y, two liquids X and Y have vapor pressure 60 mm of Hg
and 120 mm of Hg at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देन which one have more boiling point as well as freezing point? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, उतना टफ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी समझ वाली क्वेश्चन है। बातें समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चन है कि भाई दो लिक्विड है एक्स और वाई है और दोनों का जो वेपर प्रेशर आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे दिया गया है, तो पूछा जा रहा है बताओ भाई ये किसमें किसका जो है सो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बातें समझ में आ रही है? अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट बनाएंगे, एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया था, वो क्या था, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली वैरी करता है वेपर प्रेशर का, और दूसरी बात जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको डायरेक्टली वैरी करता है वेपर प्रेशर का। मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसका वेपर प्रेशर आपको ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको कम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा रिलेशन है, आपको मैंने पीछे ही बताया था ना कि फ्रीजिंग वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर में एक डायरेक्ट का रिलेशन चलता है वहाँ पर, ये भी दिमाग में रखना है। तो अभी आप देखिए क्या होता है यहाँ पर, समझिएगा इसको। पहला लिक्विड कौन है भैया, एक्स है, एक्स का वेपर प्रेशर कितना है 60 mm ऑफ Hg है, और वाई का कितना है 120 mm ऑफ Hg है। ध्यान समझिएगा यहाँ पर। तो चलिए एक्स के और वाई की पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते, जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एक्स हैव मोर बीपी देन वाई। ये सीबीएसई बोर्ड में इस तरह क्वेश्चंस आता है, ध्यान देना है, एमसीक्यू में आता है। दूसरी बात यहाँ पर देख लीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप देखिए वाई का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, देख लीजिए वेपर प्रेशर वाई का ज़्यादा है तो वाकई उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। वाई हैव मोर एफ पी देन एक्स। क्लियर हो गया? ये इसका आंसर निकलेगा। बातें समझ में आ गई? तो इस तरह से आपने देखा कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी बातों को आपने समझा। अब जो आगे की नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब है बच्चों मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा। पहला क्या था? पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा क्या था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट थी। वहाँ एक चीज़ और याद रखने हैं, अब एक और क्वेश्चन उससे हम लोग कर सकते हैं। वो क्या क्वेश्चन हो सकता है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी मिक्स सॉल्ट, why do we mix salt with ice, है ना, in coolड एरिया। जो कोल्ड एरिया होता है जहां पर आपको बर्फबारी वगैरह होती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट को आइस के साथ क्यों मिलाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़ा समझिएगा इसको, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आसान भी है, बहुत टफ भी नहीं है। इसको आप अपने लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए ये हुआ, मान लीजिए ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, चलिए भैया ये एक एरिया है, ये मान लीजिए कोल्ड रीजन वाला एरिया है, कोल्ड एरिया है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो गई कि सारे के सारे रास्ते में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है ना, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ये आपको आइस हो गया। अब इस आइस को रिमूव करना है तो क्या करेंगे भाई, बहुत बड़ा बड़ा क्रेन तो ला करके रिमूव करिएगा तो बहुत समय ज़्यादा लगेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए, अगर इस आइस के साथ सपोज कि ये आइस बनाई जाती है, जो कोल्ड एरिया है इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा ना, इसका टेम्परेचर होगा। मान लीजिए इसका टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड इस कोल्ड एरिया का,
मतलब इस कोल्ड एरिया का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर पूरा का पूरा आइस एकदम चट्टान की तरह आइस बन चुका है। अब क्या करते भैया हम इसको, अब इस आइस आइस कैसे बना होगा, जो आपको जो कुहासा वगैरह गिरा होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, जो चारों तरफ जो मॉइस्चर्स वगैरह होगा सब आइस में कन्वर्ट हो गया होगा, उससे आइस बना होगा यहाँ पर अपने चारों तरफ, ये सब आइस बना। तो ये सब आइस कहां पर बना भैया, ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड बना, इस पर बना। अब जैसे ही इसमें हम लोग सॉल्ट को डाल देते हैं, सॉल्ट को डाल दिए, तो सॉल्ट क्या किया, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या किया, डिप्रेस किया, डिप्रेस्ड कर दिया, डिप्रेस्ड मतलब घटा दिया, मतलब समझिए अब ये -2 डिग्री पर नहीं, बल्कि अब ये जो है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सो क्या करेगा, फ्रीज करना शुरू करेगा। तो समझना है, देखो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब यहां अगर गौर से देखेंगे तो एटमॉस्फेयर कोल्ड एरिया का टेम्परेचर इतना है, लेकिन यहां जो आइस में हमने सॉल्ट को मिला दिया, तो अब वो क्या कर रहा है कि भैया अब आप लोग जो है सो -4 डिग्री पर क्या करोगे, फ्रीज करोगे। यहां देखिए एक बहुत बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, समझिएगा, एक बहुत बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहां टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया थोड़ा समझना है। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया कि मतलब कि एटमॉस्फेयर बाहर का जो कोल्ड एरिया का जो है -2 डिग्री है, इसका जो है -4 डिग्री है। अब क्या हुआ, उसी मटेरियल का, उसी मॉइस्चर का फ्रीज करने का टेंडेंसी है कि -4 डिग्री जब तक नहीं प्राप्त करेगा तब तक वो फ्रीज आपको नहीं करेगा। और आपका जो कोल्ड एरिया है उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, -2 डिग्री, मतलब ये आ गया मोर और ये हो गया अब लेस। अब ध्यान से समझिएगा, तो इस केसेस में क्या यहां पर कोई भी वाटर या कोई भी लेक, झरना, झील, क्या वो फ्रीज कर पाएगा? अगर हम इसमें क्या करते हैं, नमक चारों तरफ मिला देते हैं तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया उसके फ्रीजिंग कंडीशन से, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। अब एक छोटी सी बात है ना, यहां देखिएगा तो कितना का, लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस क्रिएट हो गया। दैट मीन्स यहां पर वो ठंडी रहेगी, नो डाउट, ठंड तो रहना ही, 2 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड तो रहना ही है, लेकिन वो फ्रीज नहीं कर पाएगा क्योंकि अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है, एरिया का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो ज्यादा हो गया, किससे, फ्रीजिंग पॉइंट से। जिस कंडीशन पर अब ये फ्रीज करेगा उसका टेम्परेचर ये क्या हो गया आपको, बहुत बहुत कम ना, एक डिफरेंस क्रिएट हो, ये ज्यादा है। आप जनरली दिमाग में रखेंगे, अगर बाहर में थोड़ी बहुत भी गर्मी रहती है तो अंदर में किसी तरह के फ्रीजिंग की बातें नहीं हो पाती है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया, तो यहाँ फ्रीजिंग कभी पॉसिबल नहीं है। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि फ्रीज कब होता है, जब टेम्परेचर आपका घटता है, टेम्परेचर घटेगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, तुरंत वो फ्रीज कर जाएगा। क्योंकि भैया एक सोचने वाली बात भी है, अगर वो वेपर फेज में है तो वेपर फेज में तो मॉलिक्यूल्स अवे रहते हैं, फार अपार्ट रहते हैं, उसको सॉलिडिफिकेशन उसका होना है, तो सारे मॉलिक्यूल्स को गेट टुगेदर होना पड़ेगा ना। तो गेट टुगेदर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई? एक छोटी सी सिंपल सी भाषा में समझ जाइए कि किसी भी चीज का अगर हम फ्रीजिंग करवाएंगे तो उसके वेपर फेज को क्या, किस स्टेट में, लिक्विड है, लिक्विड के वेपर को कहाँ करना, और कम कर देना, उसके वेपर प्रेशर को कम कर देना, तो वेपर को कम कर देना, वेपर कम करेंगे वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ऑलरेडी वो फ्रीज कर जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह की बातें आपको इसमें से आती है। तो आज ये फ्रीजिंग पॉइंट की बातें थी। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो देखेंगे वो टॉपिक हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, और ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट किया जाता है, और मोस्टली बच्चे क्वेश्चन उसी से होते हैं, लेकिन बेसिक्स यहाँ पर समझना जरूरी था। आज भर के इतना ही। थैंक यू सो मच।